अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 8 के जो हमारे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रॉब्लम 4 तक करा दिए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम 5 से ऑनवर्ड कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम 5 में देखिए मुझे क्या बोला हुआ है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को दो दो कॉर्नर के ऊपर रख दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी साइड की तीनों साइड की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सवाल में बोला हुआ है आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एक कॉर्नर के ऊपर इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया हुआ है, एक कॉर्नर के ऊपर प्रोटॉन को किया हुआ है, और एक साइड की लेंथ मुझे दी हुई है 2.0 एक्सपोनेंट -6 मीटर। अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया तो इस साइड की भी यही होगी, इस साइड की भी यही होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तमाम साइड की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, हमें बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है वो बताओ। अच्छा, मैंने एक डेरिवेशन कराई थी आप लोगों को, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, जैसे मैंने पूरा आते हैं वो जो पीछे एक डेरिवेशन मैंने कराई थी ना, अगर आपने वो वाली देखी हो ना कि दो चार्जेस को रखा था एक एक पॉइंट के ऊपर, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा। अगर आप लोग वो वाली डेरिवेशन कर लेंगे ना जो बुक में है, तो सिंपल ये वाला न्यूमेरिकल तो फिर हलवा है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोटॉन है ये अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरह प्रोड्यूस करेगा, समहाउ ऐसे करेगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसको मैंने E+ बोल दिया, ये E+ दोबारा बता रही हूँ, ये E के आगे प्लस नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है E और ये प्लस थोड़ा सा नीचे है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय प्रोटॉन, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि इसको हमने ऐसे डॉटेड करके बनाया ताकि हम, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे वाला एंगल था, सही है, बिल्कुल एज इट इज़ पिछला वाला काम हुआ इसके अंदर। जो इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा वो इस साइड पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली जो हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने डेरिवेशन में किया था, सिंपली वैसे हुआ है पूरा। अच्छा, मैंने बताया था कि E+ साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये था और ये वाला E- का साइन थीटा था, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे ये वो है जो नेगेटिव साइड, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वैसे वो इस साइड पे थी, लेकिन ये जो मैंने डायग्राम पूरी बनाई है बिल्कुल वही है जो मैंने डेरिवेशन में काम किया हुआ था, सही है। अच्छा, जो अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक आ रही होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो मुझे इस पॉइंट के ऊपर चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर कैसे आएगी, क्योंकि ये जो मैंने ये पिछली वीडियो में सब बताया हुआ है वैसे तो, क्योंकि ये जो वर्टिकल साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही होंगी, दोनों अब एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना मेरी, वो किसके थ्रू आएगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस के कंपोनेंट दोनों के लिखे जाएंगे, दो जो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक होगा E+ cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है उसका कॉस कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाली का भी कॉस कंपोनेंट आएगा दोनों का, तो दोनों का सम होके मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी। साइन वाली क्यों नहीं आएगी, इसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर दिया हुआ है जब मैंने डेरिवेशन कराई थी, ठीक है। जब वो आपको क्लियर होगा तो अल्टीमेटली ये आप खुद कर लेंगे, ये तो हलवा ही है बिल्कुल फिर। अच्छा, ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, KQ/R² इंटू cos 2 हो गया ना, ये दो फैक्टर हो जाएंगे, KQ/R² में खुलेगी ये, ठीक है। ये जो है E की वैल्यू क्या होती है, KQ/R², KQ/R² दोनों को सम कर दीजिए तो ये 2KQ/R² इंटू कॉस आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू लगाइए और आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर वो डेरिवेशन वाला कॉन्सेप्ट होगा तो वो आ जाएगा आप लोग को। ये Q क्या है मेरे पास, Q चार्ज मेरे पास है 1.6 एक्सपोनेंट -19, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, सिर्फ मास अलग होता है और पोलैरिटी का फ़र्क होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखते हुए हम लोग पोलैरिटी नहीं देखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हैं। पोलैरिटी क्या, ये जो साइन होते हैं इनको हम पोलैरिटी कहते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे कॉस थीटा भी है। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आई होप सो पता होगा कि तमाम जो एंगल हैं इसके अंदर वो, क्योंकि साइड्स भी बराबर है तो ऑब्वियसली एंगल भी बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तमाम एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं, तो कॉस की जगह cos 60 रख दें, cos 60 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये 60 कैसे आया था cos 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तमाम एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं, जब इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख, और r की वैल्यू क्या है आपको गिवन है 2.0 एक्सपोनेंट -6 का स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेटर में वैल्यू डालें
आंसर समहाउ आपके पास आ रहा होगा 360 समथिंग आ रहा है, सही 360 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 6 में मुझे क्या बोला हुआ है कि दो चार्जेस हैं। ठीक है, मेरे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने रखा हुआ है, चार्ज जो है एक पॉजिटिव चार्ज है 3.20 एक्सपोनेंट -19 कूलम, वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में गिवन है हमें। Q इज इक्वल टू 3.20 एक्सपोनेंट -19 कूलम का मेरे पास एक चार्ज है। इसको मैंने रखा हुआ है x इज इक्वल टू 3.00, यानी कि मतलब मेरे पास समहाउ कोऑर्डिनेट्स को अगर देखें, मतलब इस साइड के ऊपर पॉजिटिव एक्सिस होता है, इस तरफ नेगेटिव एक्सिस होता है, तो इस वाले चार्ज को हमने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दिया अभी, सिंपल। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज मेरे पास क्या गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है -3.20। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी जो है पोलैरिटी भी नेगेटिव है, -3.20, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या बोला हुआ है कि पहले तो हम लोग वही डायग्राम बनाते हैं जो अभी तक पिछली डेरिवेशन से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमें पॉइंट P है, इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हमने बोला हुआ है y के बराबर लिया हुआ है और 4 मीटर हमें गिवन है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव x वाली, ये गिवन है +3.00 मीटर, और ये जो नेगेटिव वाली साइड है इसको बोला हुआ है -3.00 मीटर। ठीक है, हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है, किस तरफ वो डायरेक्टेड है, आया किस साइड पे, इस साइड पर है। ठीक है, अब इसके थ्रू जो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी उसको हमने कुछ ऐसे बनाया था। ठीक है, ऐसे बना रहे थे ना। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका बेस बनाई, पूरे पहले डायग्राम बना लें जैसे पिछली पूरी करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे ये वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो ये वाला चार्ज प्रोड्यूस करेगा, वही पूरा खेल है कि एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था इस साइड पे एंगल बन रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन के इफेक्ट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। साइन का कंपोनेंट यहाँ पे आया था E + sin थीटा करके, जो था अभी पिछले न्यूमेरिकल पे भी वो किया, ये कैंसिल आउट हो रहा था, इसका भी E sin थीटा वाला फैक्टर आएगा, वो कैंसिल आउट होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट P के ऊपर किसके थ्रू आएगी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली और इसके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से प्रोड्यूस होने वाली, वो ये रही समहाउ। ऐसे हमने लिखी थी, मैंने ये पूरा जो न्यूमेरिकल है अच्छे से मैंने कराया है, इसकी जो डेरिवेशन थी उसमें कराया है इसको अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है KQ/r² cos थीटा। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, KQ/r² cos थीटा। सम अप करें, क्या आ जाएगा, 2KQ cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अभी इसके अंदर बहरहाल हमें अभी कोई चीज़ इतना पता नहीं है तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देके छोड़ दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर किया है। ठीक है, मैंने कौन सी ट्रायंगल कंसिडर की, यहाँ पे राइट एंगल। ठीक है, इसके यहाँ पे इस पॉइंट को नाम पहले दें A का, ये पॉइंट C है, ये P है, इसको मैं ये जो एक पॉइंट रह गया ये पॉइंट B कह देती हूँ। मैंने बोला कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल ABP। ठीक है, अच्छा, हमने सिंपल एक ट्रायंगल कंसीडर कर ली ABP, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा राइट एंगल मेरा। ठीक है, ये रहा, ऐसे समहाउ बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखें पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, होप सो ये बात पता होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरा r के बराबर है। देखें यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है A से लेके P तक, इसको r का नाम दे दें, डिस्टेंस है ना, r का नाम दिया जा सकता है। A से P तक इस ट्रायंगल को यहाँ ऐसे देख लें, चलें ऐसे देख लें, मैंने वहाँ बना के नहीं दिखाया था लेकिन आप ले सकते हैं, इन जनरल भी देखा जा सकता है उसको। A P और B डिस्टेंस बोला हुआ है। P से लेके B तक का फासला क्या है, 4 मीटर। ठीक है, A से B तक का डिस्टेंस गिवन है -3.00 मीटर, और A से P तक अननोन है ना, इसको R बोल देते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है मेरा, R का स्क्वायर, बेस क्या है मेरी -3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 4।
ठीक है, सिंपल वैल्यू रखी। आर स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है। आर स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास 25 आ जाएगा। हमें आर चाहिए, आर का स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट ले लेंगे तो 25 का रूट ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 मीटर आया, मीटर है ये, ठीक है, लेंथ है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस की आइडेंटिटी। कॉस की आइडेंटिटी लगाइए इसी ट्रायंगल के अंदर, ये इसी ट्रायंगल के अंदर। कॉस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास, -3 है। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये सवाल में गिवन थी -3, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड देखेंगे इसका सिर्फ, तो हम 3 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, समझ आ रही है। -3 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, सुन लें, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मैंने निकाली 5 आई। इसको कैलकुलेटर से चाहे तो एंगल निकाल लें या फिर आपकी मर्ज़ी, अगर चाहें तो उसको डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1। मैं यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू आई है मैं इसको डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स करके वैल्यू भी रख लें, लेकिन वो एक लंबा खेल है फजूल का। जब आपने पूरा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली तो यही वैल्यू डाल दें इक्वेशन 1 में। लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल है, 2, देखो बेटा 2 एज इट इज़ के की वैल्यू क्या है, 9 एक्सपोनेंट 9, अच्छे से पढ़ाया था कूलम्स लॉ में। क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 3.20। अगेन पोलैरिटी नहीं ले रहे, पोलैरिटी मतलब चार्ज, सॉरी वो साइंस को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एक्सपोनेंट -19, ठीक है, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास 3/5 आई है, यानी कि 3/5 0.6 के इक्वल होता है वैसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी और डिवाइड में क्या है, आर का स्क्वायर। अच्छा अब देखें आर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, निकाली भी मैंने, आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। इन सबको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करें तो आंसर समहाउ आपके पास आ रहा होगा 1.38 एक्सपोनेंट -10 न्यूटन पर कूलम के इक्वल आ रहा होगा। अच्छा अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोला था हमें, एक मैग्नीट्यूड मांगा, एक डायरेक्शन मांगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हम देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया पॉजिटिव आया है, और जो मेरा यहाँ पे निकाली ना पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है मेरे पास आ रही है 1.38 एक्सपोनेंट -10 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट पी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डायरेक्टेड कहाँ होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होगी ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सिंपल हम लोग क्या लिख लेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट्स इन द माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्सिस की तरफ होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव खुद आई है, इस साइड के ऊपर जो चार्ज मेरे पास प्लेस है माइनस की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी माइनस एक्सिस की तरफ, ठीक है। इस तरह हमारा प्रॉब्लम 6 सॉल्व हो गया है। अच्छे से इसको एक दफ़ा देख लें, अच्छे से समझते हुए करिएगा। ये जो पूरी डायग्राम है ना बेटा, ये जो डायग्राम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की थी डेरिवेशन कराते हुए, तो अगर आप वो डेरिवेशन वाली वीडियो देखेंगे तो ये वाले जो प्रॉब्लम मैं करा रही हूँ ना, ये एक एक चीज़ बता के कि ये कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा, ये आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करा ही इस वजह से, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। मैंने एक एक बात उस डेरिवेशन में सही से समझाई है, तो पहले ना उस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लेना बेटा, फिर ये खुद ही कर लोगे आप इंशाल्लाह। अच्छा प्रॉब्लम 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा ये जो प्रॉब्लम नंबर 7 है ना, अब ये देखो बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर है प्रॉब्लम नंबर 5 के, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 आप खुद से ट्राई करिएगा बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है, लेंथ का ही फ़र्क है ना, ठीक है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बोली हुई है, तो ऑब्वियस से एंगल तो फिर 60 डिग्री होगा, क्योंकि तमाम साइड की लेंथ भी बराबर ही है। वो लेंथ क्या है, 5 माइक्रोमीटर है, बस माइक्रो से मीटर में ले जाइएगा इसको एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मतलब आर डिस्टेंस जो आप रखेंगे 5 एक्सपोनेंट -6 रखेंगे, एंगल 60 डिग्री होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 5 की तरह ही। तो इसको आप खुद से ही ट्राई करिएगा, आंसर 57.6 न्यूटन पर कूलम आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसको फिर करा दूँगी खुद ही। ये होगा बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 5 से, आपको आएगा इस तरह करना, खुद ट्रायंगल बना के कीजिएगा, जैसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 5 बिल्कुल एग्जैक्ट कराया, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल जो आप निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे, ई कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा वाले फैक्टर से, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 की तरह इसको खुद ट्राई करिएगा, यही आंसर आएगा इसका। नहीं आया तो फिर मुझे बताइएगा, वैसे आएगा यही, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं अब। अच्छा अब प्रॉब्लम नंबर 8 में आपको एक सरफेस गिवन है सिंपल, ठीक है। उसमें से क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं और हमें इसमें से गुजरता हुआ फ्लक्स बताना है, ठीक है। ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल एज इट इज़ बताई हुई है, ये आपको एक एंगल गिवन है, ठीक है,
ये वाला एंगल गिवन है और ये बाकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सारी गुजरती हुई इसमें से जा रही हैं, सारी इसमें से पास आउट हो रही हैं, ये सब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाती हुई जा रही हैं एंगल, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर हमें निकालना है, सबसे पहले तो इसकी साइड की जो लेंथ है वो हमें गिवन है, वो गिवन है 3.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मीटर में ले जाएं, 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 3.2 एक्सपोनेंट -3 मीटर। एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी मतलब सरफेस का, मतलब लेंथ को 2 दफ़ा आपस में, साइड जो भी गिवन है आपको साइड गिवन है तो साइड से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। 3.2 को एक्सपोनेंट -3 को इसी से दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें, एरिया आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट कर लें, एरिया आ रहा होगा आपके पास 1.024 एक्सपोनेंट -5 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है 1800 न्यूटन पर कूलम गिवन है। आपको एंगल भी गिवन है, थीटा गिवन है, थीटा आपको गिवन है 35 डिग्री का, और हमें फ्लक्स निकालना है। अच्छा, फ्लक्स का मैंने आपको डिटेल में फॉर्मूला पढ़ाया है, EA यहाँ पे आएगा कॉज ऑफ एल्फ़ा। अब ये एल्फ़ा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं समझाती हूँ इस चीज़ को। अच्छा, ये जो एल्फ़ा एंगल है ना, वैसे तो हमने थीटा पढ़ा था, ठीक है, वो थीटा हमें यहाँ पे 35 डिग्री गिवन है। अब आप 35 डिग्री डायरेक्ट यहाँ पे डाल के नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अब मैं ये चीज़ आपको बताती हूँ। अच्छा, ये आपकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन है, सिंपल। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये एंगल बनाती हुई आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है ना 35 डिग्री, ये यहाँ पे देखें, ये ऐसे बन रहा है। मैंने आप लोग ने शायद अगर छोटी क्लास में वेक्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इंशाल्लाह वैसे हम आगे पढ़ रहे होंगे, मैं बता देती हूँ। ये जो एंगल्स बनते हैं ना, वो उनको हम टेल टू टेल नाप रहे होते हैं, ऐसे। ये टेल, इस वेक्टर की टेल मिलेगी, इस वेक्टर की टेल मिलेगी, तो इसके दरमियान जो एंगल है वो बनेगा, ठीक है। वैसे इसको और अच्छे से हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे जो आपको एंगल गिवन है ना, ये वाला, इसको मैं बताती हूँ। ये आपको ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है आपको ये, तो ये टेल टू टेल तो नहीं हुआ, इस वेक्टर की टेल तो यहाँ पे, इस वेक्टर की टेल ऐसे है, ये टेल टू टेल एंगल नहीं है, ये 35 डिग्री है, ये ऐसे गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है आपको जो इसका जो एंगल हम निकालेंगे ना, ये थीटा तो हमें गिवन है 35 डिग्री, ये वो एंगल नहीं है जिससे हमें फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स किस एंगल से मिलेगा वो देखें आप लोग। अगर हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको अगर हम लोग ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करें तो ये टोटल एंगल ऐसे बन रहा है कुछ, देखें इसको गौर से, ऐसे बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने एक्सटेंड किया और ये ऐसे गुजरती भी जा रही है, सिंपल, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, 35 डिग्री, ये रहा, ये वो है जो मुझे गिवन है सवाल में, ये वो है, ठीक है। समझ आई वाली बात अभी इतनी। और ये जो टोटल एंगल है मेरे पास, ये क्या है, ये टोटल एंगल, ये क्या होता है, ये आपको पता होगा, ये तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जो बचा हुआ एंगल है मेरे पास, ये वाला, ये बचा हुआ एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल को मैंने नाम दे दिया एल्फ़ा। अब ये जो एल्फ़ा है, इसको देखें आप, ये जो एल्फ़ा है ये कैसे बन रहा है, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। अब देखें ये ऐसे बन रहा है कुछ, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही जा रही है जो मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। ये अल्फ़ा अब वो एंगल है, ये ऐसे बन रहा है कुछ। अब टेल टू टेल एंगल बन रहा है, तो अब जो यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है ना, वो हमें बताना है। अब यहाँ से पास होने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, EA कॉस एल्फ़ा। अब एल्फ़ा की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे ये वाला एंगल पता है, आधा एंगल 35, तो अगर मैं 180 में से 35 को निकाल दूँ, ये जो टोटल एंगल है ना, ये देखें, इसको देखें, ये मेरे पास टोटल एंगल है, ये 180 डिग्री है, टोटल एंगल 180 डिग्री है। आधा मुझे पता है, ये वाला पता है, ये वाला 35 है। अगर मैं 180 में से 35 को निकाल दूँ तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, अल्फ़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे हम लोग, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 35 डिग्री। आई होप ये वेक्टर वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी, फिर अभी नहीं भी आई है तो हम वेक्टर वाला टॉपिक में इंशाल्लाह इसको अच्छे से देख लेंगे। 180 में से 35 को निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 145 डिग्री। मेरे पास अब ये वाला एंगल आ गया, ये एंगल मेरे पास आ गया 145 डिग्री। तो अब यहाँ से पास होने वाला, इधर से पास होने वाला मैं फ्लक्स निकाल सकती हूँ ना। यहाँ पे ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मेरे पास देखिए गिवन है, आपको डायग्राम में बुक में देखिएगा, ये इसके हेड से बन रहा है, ये ऐसे बन रहा था, ठीक है। हमें हेड टू
हेड टू टेल नहीं चाहिए, हमें टेल टू टेल एंगल चाहिए, ठीक है। वो मेरे पास आ गया 145 डिग्री। अब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएं और एंगल निकालें। बनाने के चक्कर में ना इसकी नौकी ख़राब हो गई। ई ए कॉज ऑफ एल्फ़ा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या गया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1800। एरिया मैंने क्या निकाला 1.024 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 145। कैलकुलेटर में सॉल्व करें, वैल्यू रखें, आंसर कुछ आपके पास आ रहा होगा -0.015 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है। ये वाला आई होप सो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर। वैसे ये वाली जो चीज़ थी थोड़ा वेक्टर्स रिलेटेड टॉपिक से था, मैंने अभी वो कराया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट उसमें समझ रहे होंगे तो फिर ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होगी ये वाली चीज़। अभी बहरहाल जो मैंने वाली बात बताई है इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम 9 में क्या बात हो रही है इसको थोड़ा सा डायग्राम से देख लें। मेरे पास 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। अपर वाली का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट है यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर, और लोअर वाली का नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली का जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट से, अच्छा देखो नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है उसको हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको हम हायर पोटेंशियल कह रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, उसको मैंने लोअर पोटेंशियल प्लेट से हायर पोटेंशियल प्लेट की तरफ लिबरेट किया, ठीक है। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा, रिपल्जन होगी, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाके वैसे भी अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस है। अच्छा, लिबरेट किया। अब मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा इस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक जाने में, ठीक है। मुझे पहली चीज़ तो उसके अंदर ये बतानी है, और इसने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बताना है इसके अंदर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी टाइम निकालना है पहले, ठीक है। फ्लक्स नहीं निकालना, पहले वाले क्वेश्चन में फ्लक्स था तभी मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था टाइम कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे, ठीक है, फिर हम लोग फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। अभी थोड़ा सा वाला न्यूमेरिकल लंबा है, अच्छे से समझिएगा। अच्छा, हमें टाइम निकालना है इलेक्ट्रॉन के, वो टाइम जो इलेक्ट्रॉन को लगा इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचने में, ठीक है। अब देखो हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, वैसे तो इलेक्ट्रॉन वो उसका ही था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सॉरी वो था माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये वाला फार्मूला पढ़ा था जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसमें हमने डिफाइन किया था, इज ऑल्सो डिफाइन एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन किया था। लेकिन अब इस फार्मूला को हम इस न्यूमेरिकल में जब हम लेते हैं, मैंने क्या बताया था कि हम लोग साइन को नहीं देखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे। तो इस फॉर्म में हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे होंगे न्यूमेरिकल के लिए। हमें चीज़ें क्या गिवन है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का फासला है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लें डिवाइड करके तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 एक्सपोनेंट -2, 100 से डिवाइड कर दिएगा, सही है। और वोल्टेज क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है 2400 वोल्ट। ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल मुझे ये गिवन है। अब देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकती हूँ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, 2400 को डिवाइड करो डिस्टेंस जो गिवन है, ये रहा मेरे पास डिस्टेंस, ये रहा 2 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अब डिवाइड करो इन दोनों को बेटा, तो आंसर आ रहा होगा आपके पास 120,000 न्यूटन पर कूलम। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। अब मैंने निकाली फोर्स निकाली मैंने। फोर्स कैसे आएगी, Q इंटू ई से, ठीक है। ये जो फोर्स है कैसे आ रही है, पिछली वीडियो में ही बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ मैं। E इज इक्वल्स टू कैसे निकाला था हमने, F/Q, पूरा फार्मूला ड्राइव करके दिखाया भी था पिछली वीडियोज़ में, सब कुछ मौजूद है बेटा। ये जो ये वाले न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये उसी वक्त आपको क्लियर होंगे जब आपको इसकी थ्योरी अच्छे से ग्रैब कर लोगे ना बेटा, तो फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोशिश करो थ्योरी को पहले ज़्यादा अच्छे से कवर करो, न्यूमेरिकल अल्टीमेटली आप खुद कर लोगे इंशाल्लाह। फोर्स की वैल्यू निकालें E इंटू क्यू, ठीक है। फोर्स कैसे आएगी मेरे पास, क्यू मेरे पास चार्ज गिवन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था बेटा कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकाली आपने, 120,000, ठीक है। तो फोर्स मेरे पास कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को तो आ रही होगी समहाउ 1.92
एक्सपोनेंट -14 न्यूटन। अच्छा, अब हम मुझे निकालनी है, अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगी। एक्सेलरेशन क्यों चाहिए? ज़ाहिर है फोर्स लगी है तो कोई ना कोई इसने मूवमेंट की है तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई होगी, ज़ाहिर है। ये आएगी F इज़ इक्वल्स टू एम ए के फार्मूला से, पता होगा ये वाला फार्मूला। आई होप सो सब फोर्स आ गई मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ गई, ठीक है। ए इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, इससे मतलब अरेंज कर देंगे। फोर्स मेरे पास क्या है बेटा 1.92 एक्सपोनेंट माइनस का 14। मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद होना चाहिए 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 31। कैलकुलेट करें, यानी कि 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन 2.08 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सबने पढ़ी होगी, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, ठीक है। वो क्या होती है मेरे पास एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? टाइम। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी। एच मेरे पास क्या गिवन है? 2 एक्सपोनेंट -2, ये ज़ीरो हो जाएगा वाला फैक्टर वी आई टी वाला। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? 2.08 एक्सपोनेंट का 16 इंटू टी का स्क्वायर। अरेंज करें पूरे फार्मूला को, ये सिंपल है, दैट इज़ 2 पॉइंट एक्सपोनेंट -2, इसको डिवाइड करके मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 1.043 एक्सपोनेंट 16 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के लिए अरेंज करें, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको साइड भेज के डिवाइड करें, 1.043 एक्सपोनेंट 16 टी स्क्वायर के लिए क्या आया वैल्यू? इन दोनों को डिवाइड करें तो आ रही है मेरे पास वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.917 एक्सपोनेंट -18। रूट ले लें, बोथ साइड पे रूट ले लें, ठीक है, क्योंकि मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, टी की चाहिए, तो इसका रूट ले लें आप लोग, आपके पास आ जाएगा 1.3 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। ये आ गया मेरे पास वो टाइम 1.3 एक्सपोनेंट -9 सेकेंड। ये मेरे पास वो टाइम आ गया जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर था लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाने में। तो इसी तरह न्यूमेरिकल हमारा ये वाला सॉल्व हो गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, इस चैप्टर को बस अब वाइंड अप करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 10 सबसे भाई ईजी ही है। उसके अंदर आपको दो प्लेट के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है, यानी कि वो गिवन है आप। अच्छा, इसके अंदर हमें डेल्टा आर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इसको समझें। 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट लिखा हुआ है आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट हैविंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अच्छा, देखिए मेरे पास ये एक प्लेट है, पहली प्लेट, ठीक है, इसका पोटेंशियल है ये प्लस में है, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेट है, ये नेगेटिव में है, ठीक है, ऐसे ले लें, पैरेलल हैं दोनों आपस में, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, ठीक है, बस पोलैरिटी का फ़र्क है, यानी कि इसके ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर भी क्यू है, बस साइन का फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इन दोनों प्लेट के दरमियान का जो फासला है वो मुझे गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करें, सबसे पहले एक बात सुने, खामोशी से 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में ले आएँ। अभी बस इतना करें, ले आए हम लोग, डेल्टा आर 0.015 मीटर के आ गया मेरे पास। अच्छा, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मिड पॉइंट में, यहाँ बीच में निकालनी है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे बोला हुआ है कि नेगेटिव पोटेंशियल के प्लेट को 0 कंसिडर करें, ठीक है, और जो बीच में आपको पोटेंशियल गिवन है वो आपको गिवन है 5.0 वोल्ट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें मिड वे में बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो ये जो डिस्टेंस हमें 1.5 सेंटीमीटर गिवन था ना, ये टोटल डिस्टेंस गिवन था, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे, यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए 0.015 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि हाफ लेंगे, क्योंकि मुझे इधर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ये वाली आधी, ये पूरी नहीं चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस नहीं लेंगे हम लोग, हाफ लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ आधे वाले वे में चाहिए, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, मेरे पास आंसर आ गया 7.5 एक्सपोनेंट -3 मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे V/D वाला, ठीक है। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला हुआ है, मिड वे में 5 है, ठीक है, यानी कि V2 - V1 करके, V1 का इन्होंने क्या बोला हुआ है, लोअर पोटेंशियल को 0 ले लिया जाए, ठीक है, लोअर पोटेंशियल 0 है तो 5 - 0 डिवाइडेड बाय D क्या है मेरे पास, डिस्टेंस, ठीक है,
7.5 एक्सपोनेंट -3। एक्सप्लेनिंग अगेन कि ये वाला है, हम लोग ने ये वाला डिस्टेंस क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट में निकालनी है, मिड वे में निकालनी है। तो इस वजह से हमने इस डिस्टेंस का हाफ लिया, यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 5 से डिवाइड कर दें इस आंसर को, तो आंसर आ रहा होगा, मेरे पास आ रहा है 666, मेरे पास इसको कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है 666.667 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, आपकी बुक में जो गिवन है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, ठीक है, और वो साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन इसको मतलब उसमें साइंटिफिक फॉर्म में जब आप लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल्स को वो करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो आपके पास 6.66 एक्सपोनेंट 2 ही आ रहा होगा। ठीक है, यही आ रहा होगा आपकी बुक में, बस राउंड ऑफ होके गिवन है। ठीक है, ये मैंने अनराउंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह हमारे ये पूरा चैप्टर जो है चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। मैंने ये पूरे प्रॉब्लम्स करवा दी हैं, थ्योरी भी करवा दी है इसकी। ठीक है, अच्छा, जो न्यूमेरिकल है ना, उससे पहले उनको करने से पहले ना लाजमी थ्योरी को कवर कर लिया, क्योंकि बेटा अगर थ्योरी के ऊपर आपकी ग्रैप स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो अल्टीमेटली न्यूमेरिकल आप खुद ही खुद कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर 8 अब ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज़ चैप्टर 4 रोटेशन सर्कुलर